पढ़ाई ऐसी चल रही है और बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज हमारा प्रैक्टिस सेट 40 है और इससे पहले काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू हमारे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका। टीजीटी पीजीटी के लिए तो स्पेशली है ही ये सेशंस, लेकिन और भी किसी एग्ज़ाम की किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो एलटी ग्रेड में भी यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और आपका किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी है, DSSS है या फिर EMRS के जो फॉर्म निकल रहे हैं उनके लिए भी अगर आप तैयारी करें तो उनमें भी ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि बूस्ट मिले वीडियो को और वीडियो जो है बाकी लोगों तक पहुँच पाए और हम फिर लाइव कर सके, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तभी लाइव में अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास हो जाएँ, उसके बाद हम लाइव क्लासेस करेंगे। राइट, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लैप में इन सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बाउट। तो यहाँ पे आपको बताना है गाइज कि ये लाइन कहाँ की है। तो इल पेंसेरोसो लिसिडस सॉन्ग फ्रॉम अर्केड्स और एल एलिग्रो, सारे के सारे वर्क जॉन मिल्टन के हैं, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये जो है गाइज एल एलिग्रो। एल एलिग्रो का क्या मतलब होता है, इल पेंसेरेसो और एल एलिग्रो दोनों ही पोएम जो है सिस्टर्स पोएम भी इनको कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्स पोएम कहते हैं। ये हमारी कब आई थी, 1631 में इनको लिखा गया था और पब्लिश करा गया था 1645 में। ठीक है, 1631 में लिखा गया था दोनों को और पब्लिश कराया गया था एक साथ 1645 सॉरी गाइस 45 है यहाँ पे। ओके, 45 में इनको पब्लिश कराया गया था। तो दोनों ही वर्क्स मिल्टन के हैं। और एल एलिग्रो का होता है मतलब हैप्पी मैन, और जो इल पेंसेरेसो हो इसका मतलब होता है पेंसिव मैन या फिर डिप्रेस्ड कह सकते हैं आप, सैड कह सकते हैं आप। ठीक है, चीयरफुल होता है, चीयरफुल मैन जो है उसको एलिग्रो कहते हैं, और जो पेंसिव मूड वाला होता है व्यक्ति तो उसको यहाँ पे इल पेंसेरेसो को किया गया है। ठीक है, वरीज मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को लगता है 1630 है और कुछ को लगता है 1632 है, लेकिन गाइस इसकी बात करें हम तो ये यहाँ पे 1630 इसका आंसर होगा। मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है वो सबसे पहले 1630 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और 1630 में ये पब्लिश हुआ था। सोनेट है ये, मिल्टन ऑन शेक्सपियर जो नाम की है मिल्टन की सोनेट है। और इसको हम 16 कब बात करेंगे, 1630 की बात करेंगे, और एनोनिमसली आया था ये। ठीक है, चलिए सेकंड, और उसके बाद ये सेकंड फोलियो में देखिए सबसे पहले पूछा जाता है मिल्टन जो ये ऑन शेक्सपियर है ये 1630 में आया, तो उसके बाद सेकंड फोलियो में आया था ये 1632 में। राइट, चलिए द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टेट एंड वेट ओकर्स इन विच पोएम, ये लाइन कहाँ पर, बहुत प्यारी लाइन है, फेमस भी है और आप सब लोगों को पता भी हो गया आई थिंक, मुझे लगता है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन है, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस हमारा आंसर होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो कब आई थी गाइज, तो 1652 में आई थी। कब आई थी, 1652 में। अच्छा, जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन क्या है बताना आप मुझे फटाफट से, जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन मन में सोचिए, थोड़ी लाइव थोड़ी है कि आप मुझे बताएंगे तो मन में सोचिए आप, क्या आप राइट हैं। 1608 से 1674 है ना, 1608 से लेकर के 1674 तक इनका जो है टाइम स्पेंड रहा। ओके, नेक्स्ट, विच फॉर्म डज सैटर्न नॉट टेक, कौन सा रूप नहीं है अपने पैराडाइज लॉस्ट में, स्नेक, चेरब, कॉर्मोरेंट या फिर आउल। तो गाइस आउल की नहीं लेता है, बाकी जो तीनों हैं वो सारी की सारी फॉर्म लेता है पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा, कब कब पब्लिश हुई थी पैराडाइज लॉस्ट, ये तो पता होगा, बच्चे को पता होना चाहिए इसका। पैराडाइज लॉस्ट जो है 10 बुक के साथ, अगर 10 बुक्स के साथ फर्स्ट इसको देखा जाए, खाली आपसे पूछा जा रहा है कब पब्लिश हुई थी तो आप कब लगाएंगे, 1667 लगाएंगे 10 बुक्स के साथ। लेकिन जब दोबारा सेकंड वर्जन आया था इसका 10 बुक के साथ, कब आया था, 1667 में। ठीक है, और अगर सेकंड वाले की बात करें तो 16 जो 12 बुक के साथ, 12 बुक के साथ आया था 1674 में। और इसी के साथ जो है एक दूसरा वर्क भी आया था इनका, सैमसन एगनिस्ट करके, वो भी 1674 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन इन वर्स, कौन से वर्स में लिखा गया था, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था गाइस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किस में लिखा गया था, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ओके, और ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर था।
और कम से कम 10,000 लाइंस का ये सॉन्ग था पैराडाइज लॉस्ट। कितनी? 10,000 लाइंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्क ऑफ गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन द ड्रामा। तो यहाँ आपको देखना है कि ड्रामा की जो आइडियाज़ हैं वो गाल्सवर्दी ने अपने किस वर्क में दिखाए हैं। जॉसलिन, ये तो 1906 में था, जो इनका पहला नॉवेलेट था। और द आइलैंड फेरीज जो है वो 1604 में आई थी। और इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यही इसका आंसर है गाइज, इंग्लैंड इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसी में जो है जॉन गाल्सवर्दी के आइडियाज़ ऑफ ड्रामा मिलते हैं हमको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कब आई थी ये? 1912। इसका मैं बताना भूल गई, 1912 में। ओके, चलिए। विच वर्क इज़ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। फिर से जो मैंने अभी क्वेश्चन पीछे बताया है आपको कि जॉसलिन जो है वो सबसे पहला नॉवेलेट था इनका। नॉवेलेट अगर पूछा जाए तो जॉसलिन था जो सबसे पहले आया था। ओके, 1906 में। फिर से बता देती हूँ। विच टाइप ऑफ प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी रोट। तो जॉन गाल्सवर्दी जो है किस तरीके के प्ले उन्होंने लिखे, किस टाइप के प्लेज वो लिखते हैं। तो प्रॉब्लम प्लेज हैं, पोइटिक ड्रामा है, एब्सर्ड ड्रामा है, या फिर किचन सिंक ड्रामा है। तो यहाँ जो है प्रॉब्लम प्लेज की बात करेंगे, क्योंकि उनके जितने भी नॉवल हैं वो सारे जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर के हो, अपर क्लास को लेकर के हो, मिडिल क्लास को लेकर के हो, चाहे किसी भी जो लीगल सिस्टम था उस टाइम का उसको लेकर के हो, तो सारी चीज़ें जो है उन्होंने उस टाइम का जो लॉ सिस्टम था सबको लेकर उन्होंने नॉवल लिखे हैं। बहुत सारे वर्क्स इन्हीं चीज़ों पर उन्होंने लिखे हैं, रियलिटी बेस्ड होते थे उनके वर्क। ठीक है, प्रॉब्लम प्लेज मैंने आपको यहाँ बताया है इसका आंसर। और अगर पोइटिक ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा, ठीक है, ये किचन सिंक ड्रामा जो है जॉन ऑसबॉर्न का नाम जानते हैं आप इसके लिए, जॉन ऑसबॉर्न। ठीक है, किचन सिंक ड्रामा। लुक बैक इन एंगर सुना है आपने? ऑसबॉर्न, लुक बैक इन एंगर इन्हीं का वर्क है जो कि किचन सिंक ड्रामा में आते हैं। एक हैरोल्ड पिंटर है, ठीक है, हैरोल्ड पिंटर, इनका एक बहुत फेमस वर्क है द बर्थडे पार्टी। बहुत प्यारा है, आपको पढ़ना चाहिए उसको। तो हैरोल्ड पिंटर भी जो है बर्थडे पार्टी वगैरह किचन सिंक ड्रामा में ही आते हैं। मॉडर्न कॉमेडी इज़ रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी जो है वो कब लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई, सॉरी। तो जॉन गाल्सवर्दी ही इसका आंसर होगा गाइज। ये जॉन गाल्सवर्दी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। मॉडर्न कॉमेडी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम बात करें कि कब आई थी ये मॉडर्न कॉमेडी, तो ये जो है आई थी हमारी 1929 में। ठीक है, 1929 में आई थी। और जो ये मॉडर्न कॉमेडी है एक सिक्वल है द फोरसाइट सागा। ठीक है, फोरसाइट सागा का ये एक सिक्वल है। और ये जो 3 ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी, 3 ट्रायलॉजी का इनका पूरा का पूरा एक वो था। और 24 से लेके 28 का जो टाइम पीरियड ये रहा है। ठीक है, चलिए। और अदर जो इस ट्रायलॉजी में देखा जाए, जो आ मॉडर्न कॉमेडी है ना, वो उसमें जो नॉवल है वाइट मंकी है, इसमें एक इंटरल्यूड है, एक साइलेंट वूइंग है ना। फिर सेकंड नॉवल आ गया है द सिल्वर स्पून, भी इसी का पार्ट है। और द सेकंड इंटरल्यूड है पासर्स बाय। और थर्ड नॉवल है स्वान सॉन्ग। ठीक है, तो पहले में भी इनके 2 इंटरल्यूड थे, 3 नॉवल थे। और दूसरे वाले में भी 3 नॉवल थे और 2 इंटरल्यूड थे। ठीक है, 3 ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी हैं। तो सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिडोनिम ऑफ। कौन से सिडोनिम के अंडर में लिखा गया था? तो जॉन सिन जॉन गाइज, सी ऑप्शन पे जाएंगे। इलिया तो जो है वो चार्ल्स से करता था बिलोंग, चार्ल्स का सिडोनिम था इलिया। इसाक भी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, आई थिंक इसाक भी, आई थिंक मुझे लग रहा है चार्ल्स डिकन्स का हो सकता है गाइज, या फिर चार्ल्स डिकन्स का हो सकता है। आप बताना मुझे, ये जो इसाक है मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है ये किसका सिडोनिम है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको पता है। नहीं भी पता है तो सर्च करके कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा अगर नहीं भी पता है। ठीक है, चलिए। हु केम अप विद द टर्म सेल्फ फैशनिंग। जो टर्म सेल्फ फैशनिंग है वो किसके साथ आया? ये ग्लिफोर्ड ग्रिड्स है, जेरोम मैगन है, स्टीफन ग्रीनब्लैट है, या फिर कैथरीन गलागर है। ठीक है, किसके द्वारा ये माना जाता है, किसने इस टर्म को कॉइन किया है? तो यहाँ जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि स्टीफन ग्रीनब्लैट। इन्हीं से हम सेल्फ फैशनिंग को जोड़ेंगे। और कब की बात है? 1980 में आया था ये टर्म।
In Towards a Feminist Poetics, Ellen Showalter introduces the word to construct a female framework for the analysis of women's literature. किस वर्ड का यूज़ किया था उन्होंने? Towards a Feminist लिए कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म, माइमेटिक या फिर गाइनो क्रिटिसिज्म, किस टाइप की बात की थी? तो यहाँ जो डी ऑप्शन होगा गाइस, इसके आंसर से, इसके क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन को समझिए बहुत आप अच्छे से। शोवाल्टर ने है जो है कौन से वर्ड का यूज़ किया था? कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फीमेल फ्रेमवर्क को फॉर द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन्स लिटरेचर, ह्यूमन्स लिटरेचर के एनालिसिस के लिए। तो गाइस गाइनो क्रिटिसिज्म होगा सीधा, है ना, क्योंकि गाइनो ही तो रिलेट करता है लेडीज से। Who was the first to propose a science focused on the study of science? तो यहाँ बताना है सबसे पहले जो है किसने प्रपोज किया साइंस फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ साइंस। व्लादिमीर प्रोप हैं, जैक्स डेरिडा है, रोनाल्ड बार्थस हैं या फिर फर्डिनेंड डे सॉसर हैं। तो कौन होगा इसमें? तो इसका आंसर अगर हम देखें गाइस तो ये बनता है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि फर्डिनेंड डे सॉसर। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज़ नॉट, इनमें से कौन सी जो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की क्वालिटी नहीं है? कंसर्न विद द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल कल्चर। तो ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द सबऑर्डिनेशन वुमेन इन रिफ्लेक्टेड इन और चैलेंज्ड बाय लिटरेरी टेक्स्ट, कैसे चैलेंज करती हैं वो लिटरेरी टेक्स्ट को। ट्राई टू एग्जामिन करने की कोशिश करना एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन के जो अनुभव हैं, ऑल रेसिस ऑल क्लास और सभी कल्चर की जो लेडीज़ हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है लिटरेचर को लेकर के। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन वीमन बिकम रेस्पॉन्सिबल मदर्स, और ये एग्जामिन करना कि जो लेडीज है वुमन है वो कब रेस्पॉन्सिबल मदर बनती हैं। तो कौन सी यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं होगी? तो गाइस देखिए सीधा सा आंसर है इसका, आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा के कर सकते हैं आधे क्वेश्चन। तो गाइस ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि लिटरेचर से बिलोंग करता है। आपको पता है कि फेमिनिस्ट की अगर बात हो रही है तो क्रिटिसिज्म की तो लिटरेचर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, और मदर से लिटरेचर का तो कोई रिलेशन है नहीं। तो ये जो तीनों है ये तो बिल्कुल इनकी एग्जाम्पल है, मतलब एक तरीके से करेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो डी है ये नहीं है। Which of the following is not one of Ellen Showalter's 4 models of sexual differences? एलन शोवाल्टर ने 4 मॉडल बताए हैं सेक्सुअल डिफरेंसेस के, तो इनमें से कौन सा नहीं है? बायोलॉजिकल, ओकेजनल, लिंग्विस्टिक या साइको एनालिटिक। तो कौन सा इसमें से नहीं है? बी नहीं है गाइस, ओकेजनल नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों हैं। ओके चलिए, और बताए कौन कौन से हैं, देखिए ये भी बता देती हूँ आपको। बायोलॉजिकल यहाँ पर है, ये बताया है, लिंग्विस्टिक बताया है, साइको एनालिटिक बताया है और एक कल्चरल बताया है। मैं चौथा आपको मैं बता देती हूँ, 3 तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे, CULTURAL कल्चरल, ठीक है, कल्चरल होता है 4th, इसको आप लिखना, राइट। ये क्या हो गया गाइज, एक सेकेंड, सॉरी गाइज, रियली सॉरी, ये कई बार गड़बड़ हो जाती है। ओके चलिए, सॉरी। हाँ तो कौन सा हमने इसका आंसर बताया था, ये ओकेजनल, और जो बाकी कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, लिंग्विस्टिक और साइको एनालिटिक का। इस PGT में बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप ये मत समझना कि मैम कहाँ से ला रही हैं, बिल्कुल आते हैं और आपको इनका पता होना ही चाहिए। ओके चलिए, तो किस पे थे? हाँ, मॉडरेट का सिनोनिम बताना है आपको। मॉडरेट का सिनोनिम, नॉट एक्सट्रीम, कॉम्प्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक या फिर सुपरफिशियल। तो मॉडरेट तो देखिए वही तो होता है जो ज़्यादा हाई लेवल का, तो किस पे जाएंगे? ए पे चले जाएंगे सीधा, है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ए पे जाएंगे हम लोग। गाइज लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ 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 फटाफट से एक लाइक कर दीजिए जो भी देख रहे हैं ना, और एक शेयर कर दीजिएगा, आपका बहुत मुझ पे आभार होगा, ठीक है। तो नॉट एक्सट्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्प्रॉपर्टी का सिनोनिम बताना है आपको। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इन कॉज, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग हैं। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, जो ये है हमारे पास में गाइज, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, यानी कि एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, जो मोरल तरीके से रॉन्ग काम है, गलत काम है एक तरीके से। बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल डिसऑनेस्ट है, मोरली रॉन्ग है और बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाला नहीं है। ओके चलिए, बिजार का सिनोनिम आपको बताना है गाइज। देखिए अगर बिजार एक
कुछ जगहों पे ना जो भैंसे वगैरह होते हैं, जो गायों के जो बछड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको बिजार भी कहते हैं। ओके, यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो उससे आप समझ लीजिए कि बिजार अगर आ गया तो एकदम से डर जाते हैं सब कि ये क्या हो गया अचानक से, तो कैसी कोई विचित्र चीज़ हो जाएगी, है ना, विचित्र चीज़ हो जाएगी। इमेजिनरी नहीं होती है, नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं, एक्सट्रीमली पैथेटिक तो बिल्कुल नहीं, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो आप एकदम से रोज़ रोज़ ना देखते हो, एकदम से स्ट्रेंज हो और अनयूजुअल हो, ठीक है, वियर्ड हो थोड़ा सा, यह भी इसका सिनोनिम होता है। एसिडुअस का आपको बताना है सिनोनिम। तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है गाइस, वर्किंग वेरी हार्ड होता है, तो टेकिंग ग्रेट केयर भी होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आप बिल्कुल देख सकते हो इसमें, तो सी ऑप्शन पे चले जाएंगे हम लोग सीधा। और ये जो इनडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स है, ये क्या होता है, एनिग्मेटिक होता है। एनिग, ये लिख देती हूँ मैं, आपको साथ में पता चल जाएगा इसका भी, ये एनिग्मेटिक होता है। और ये जो टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ होता है, तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं इसको, हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है, ये कहते हैं इसको। इग्नोमिनी क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होता है, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक शेम होता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, कौन सा होगा इनमें से। तो इग्नोमिनी गाइज पब्लिक शेम को कहते हैं, या फिर लॉस ऑफ ऑनर को कहते हैं, डिसग्रेस को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑनर है, लॉस ऑफ पब्लिक नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये पब्लिक शेम हो जाएगा, मतलब एक तरीके से लोगों के सामने बेइज्जती हो जाना, इग्नोमिनी। तो ये थे गाइज हमारे 20 क्वेश्चंस, आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आई एम रियली तो यू, अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया है, और एक लाइक से ज़रूर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा आभार आपका मेरे ऊपर हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए।